एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी का जो फर्स्ट एग्जाम हुआ था सीबीटी 1 हुआ था उसका हम क्वेश्चन बैंक को कवर करने वाले हैं, जो कि आज का पोर्शन होगा आपका साइंस का होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी भौतिक राशि, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है तभी क्वेश्चन को आसानी से आप बना सकते हैं कि कौन सी भौतिक राशि जो है विद्युत परिपथ में, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय का उपयोग की दर को दर्शाता है। क्या बोला गया है? क्षय का उपयोग का जो बोला गया है, विद्युत ऊर्जा के क्षय का उपयोग की दर को दर्शाता है। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका दर को दर्शाता है, कहने का मतलब हो जाएगा विद्युत शक्ति इक्वल टू क्या होता है। देखिए P बराबर क्या होता है, शक्ति इक्वल टू क्या होता है, विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। यहाँ पे विद्युत ऊर्जा डिवाइडेड बाय दर बोला गया है तो आपका टाइम हो जाएगा। तो विद्युत ऊर्जा के फॉर्मूला क्या होता है, क्यू भी होता है, क्यू भी हो जाता है, नीचे अगर टाइम लगाइएगा तो ये हो जाएगा आपका विद्युत शक्ति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। एक होता है आपका P बराबर वी आई होता है, एक होता है आपका V बराबर आई आर होता है, एक होता है आपका, अगर मानते हैं कि यहाँ पे विद्युत धारा के प्रभाव के कारण उत्पन्न ऊष्मा की बात करते हैं H बराबर, तो H बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी होता है। तो यही जो हो जाएगा आपका विद्युत ऊर्जा का आंसर हो जाएगा, विद्युत शक्ति का आंसर हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा का तो हो जाएगा आपका क्यू भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक कार समान दिशा में कार्य बल की क्रिया के तहत जो है दूरी के विशेष दिशा में, दूरी जो है आपका एस के विशेष दिशा में एक समान वेग भी से गतिमान हो जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है W बराबर एफ एस कॉस थीटा। तो देखिए इसमें कॉस थीटा का किसी भी प्रकार का जिक्र नहीं किया गया है, तो कॉस थीटा को कट कर दीजिए। अब आगे देखते हैं कि क्या बोला गया है कि एक कार समान दिशा में कार्यरत बल F की क्रिया से, तो F यहाँ पे दिया गया है, क्रिया के तहत जो है दूरी जो है आपका S तय करती है, तो S हो जाएगा। S जो यहाँ पे क्या दर्शाता है, तो S यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट दर्शाता है, डिस्प्लेसमेंट दर्शाता है आपका S, तो यहाँ पे आपका S दिया गया है, तो W बराबर क्या हो जाएगा आपका एफ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? सी जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगर मानते हैं कॉस अगर मानते हैं कि यहाँ पे कॉस 180 डिग्री होता तो निगेटिव होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सोडियम कार्बोनेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए सोडियम कार्बोनेट के बारे में आपको बताना है, और सोडियम कार्बोनेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है, स्टेटमेंट जो है आपका गलत बताया गया है। तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो है बोरेक्स जैसे सोडियम ऑक्साइड में किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि आपका बोरेक्स में जो है इसका यूज किया जाता है। बोरेक्स का फॉर्मूला होता है आपका Na2B4O7 जो होता है आपका बोरेक्स का फॉर्मूला होता है, इसको हम सुहाग भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो है घरों की साफ सफाई में की जाती है, तो ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो है पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने के लिए किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए इसमें सोडियम कार्बोनेट का यूज नहीं किया जाता है, सोडियम बाई कार्बोनेट को हम खाने वाला सोडा बोलते हैं, उसी में जो है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? तो पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने के लिए हम करते हैं। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो है कांच, साबुन, कागज उद्योग में किया जाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा इसमें कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल गलत है, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग न कर करके सोडियम बाई कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। पेट की अम्ल की अधिकता को उदासीन करने के लिए सोडियम बाई कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं कि देखेंगे हम कि सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला जो होता है आपका Na2CO3 इंटू 10H2O जो होता है आपका सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है। इसका pH वैल्यू जो होता है आपका 11 होता है। ये भी जो होता है आपका बेसिक नेचर का होता है, बट एक प्रकार का ये क्या है, सोडा है, इसीलिए हम इसको खा नहीं सकते हैं, इसीलिए इसका उपयोग जो है नहीं किया जाता है पेट की अम्लता को, पेट में जो अम्लता होता है उसकी अधिकता को दूर करने के लिए। अब आप बताइएगा कि पेट में कौन सा अम्ल होता है? तो पेट में जो होता है आपका HCl अम्ल होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करने से हमें क्यों जो होता है अम्लता को दूर हो जाता है, ये भी एक क्वेश्चन आना चाहिए आपके माइंड में। तो देखिए अब हमारे अमाशय में जो होता है आपका HCl अम्ल होता है। जब एसिड जो होता है, जब एसिड
जब एसिड जो हो जाएगा, एसिड जो होता है हो जाएगा अगर बेसिक के साथ है, जब एसिड जो हो जाएगा आपका बेसिक के साथ है अगर अभिक्रिया करता है तो उस कंडीशन में जो होता है आपका क्या मिलता है, उस कंडीशन में जो होता है आपका उदासीन अभिक्रिया होता है। उदासीन अभिक्रिया होने के कंडीशन में जो होता है पेट से जो होता है अम्लीयता जो होती है खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छा से देखेंगे कि कौन सी कोशिकांग जो है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि कौन सी कोशिकांग जो है कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों में पदार्थ के परिवहन के लिए चैनल के रूप में कार्य करती है। तो पदार्थ के परिवहन में जो है चैनल के रूप में कार्य करती है, तो ये भी इसका आंसर एक होना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सूत्रकनिका, हम किसको बोलते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकनिका बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं। लयन क्या है, लयन क्या है यहाँ पे क्या है तो यहाँ पर लाइसोसोम है। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं तो लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं तो लाइसोसोम को हम बोलते हैं एक लाइसोसोम हो जाएगा आपका आत्महत्या की थैली, हम इसको बोलते हैं लाइसोसोम को। हरित लवक क्या होता है तो हरित लवक जो आपका होता है कि पेड़ इसका उपयोग जो होता है पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए क्रिया के लिए करते हैं। अब आते हैं हम अंतःद्रव्य जलिका। अंतःद्रव्य जलिका को हम क्या बोलते हैं तो इंग्लिश में हम इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ही इसको बोलते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी जो होता है आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका रफ, एक होता है आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और एक जो होता है आपका मुलायम होता है, सॉफ्ट वाला होता है। एक होता है सॉफ्ट, एक होता है रफ। तो रफ वाला में क्या होता है तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में जो होता है इसके ऊपर जो होता है राइबोसोम पाया जाता है जो कि प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और सॉफ्ट वाले के पास में जो होता है आपका लिपिड होता है, एस्टेरॉयड होता है कि संश्लेषण के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसकी खोज जो है किसके द्वारा किया गया था तो इसकी खोज जो है 1945 में, इसकी खोज जो है 1945 में कीथ आर पोर्टर, अल्बर्ट क्लाउड और अर्नेस्ट एफ फुल ने की थी। 1945 में इसकी खोज किया गया था अंतःद्रव्य जलिका का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो रक्त शरीर के शेष भागों से कार्बन डाइऑक्साइड खाली स्थान में छोड़ने के लिए लाता है। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, रक्त जो है शरीर के विभिन्न भागों से कार्बन डाइऑक्साइड खाली स्थान में छोड़ने के लिए लाता है। तो देखिए रक्त जो है क्या करता है तो रक्त जो होता है आपका O2 का परिवहन करता है, CO2 का भी परिवहन करता है। O2 का परिवहन कहाँ में करता है तो O2 का परिवहन करेगा आपका कि रक्त जो हो जाएगा O2 का परिवहन करेगा कि शुद्ध रक्त को जो होता है आपका कोशिका में ले जाता है, और अशुद्ध रक्त जो होता है एक रिटर्न करके यहाँ पे लाता है, फेफड़ा के पास लाता है। फेफड़ा में क्या होता है तो ग्रसिका होता है। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो एल्वोलाई बोलते हैं, हम इसको एल्वोलाई बोलते हैं। इसको हवा से ऑक्सीजन एल्वोलाई से होकर के रक्त में जाती है। ऑक्सीजन लाल रक्त कोशिकाओं से जुड़ती है और हृदय तक जाती है। आगे देखते हैं कि शरीर के ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई से होकर गुजरती है और बाहर निकल जाती है। इसका आंसर ये हो जाएगा कि आपका ग्रसिका हो जाएगा। इसका आंसर ग्रसिका नहीं होगा, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कुपिका हो जाएगा, कुपिका, ग्रसिका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 5 का बी जो हो जाएगा आपका कुपिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है तो इस नेत्र दोष की उपयोग करके ठीक किया जाता है। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि जब कोई व्यक्ति जो है दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति जो है दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखता है, नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं तो दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका एक समतल दर्पण का यूज नहीं करते हैं, एक उचित क्षमता के अवतल लेंस का यूज करते हैं। अवतल लेंस का यूज निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। तो उचित क्षमता का जो है आपका उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। और जो है आपका जो है इसमें क्या हो जाता है कि दूरदृष्टि दोष में जो होता है नेत्र लेंस जो होता है, देखिए किस लेंस का यूज करते हैं तो उत्तल दृष्टि दोष
दूरदृष्टि दोष में जो है हम कौन सा आँख में कौन सा लेंस होता है, तो आँख में जो होता है आपका उत्तल लेंस होता है। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि देखिए, इस कंडीशन में क्या होता है कि नेत्र लेंस का जो होता है पतला हो जाता है। जब नेत्र लेंस पतला हो जाएगा तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, इसकी फोकस दूरी जो होता है आपका बढ़ जाता है। तो इसीलिए जो है आपका कौन सा, तो उत्तल लेंस का यूज की जाती है। और वही अगर बात करते हैं हम यहाँ पे कि निकट दृष्टि दोष के लिए, तो निकट दृष्टि दोष में जो होता है आपका नेत्र का लेंस जो होता है मोटा हो जाता है। जैसे ही नेत्र का लेंस, देखिए नेत्र का लेंस जैसे ही यहाँ पे मोटा हो जाता है, तो मोटा होने के कंडीशन में क्या हो जाएगा, फोकस दूरी घट जाएगा। जब फोकस दूरी घट जाता है तो कौन सा हो जाएगा, आपका निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का यूज करते हैं। और जो है आपका दूर दृष्टि निवारण के लिए जो है हम किसका यूज करते हैं, तो दूर दृष्टि निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं। एक होता है आपका जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, कुछ निकट की वस्तु भी नहीं दिखाई देता है, दूर की वस्तु भी नहीं दिखाई देता है। तो वैसे व्यक्ति को बाईफोकल लेंस का यूज किया जाता है। बाईफोकल लेंस में जो है आपका उत्तल लेंस भी होता है और अवतल लेंस भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है कि फेरस सल्फेट को गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि फेरस सल्फेट को गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। तो फेरस सल्फेट को गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड मिलेगा, फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा। फेरिक ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 7 का जो हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका उपयोग जो होता है एनीमिया के उपचार और गर्भाशय के दौरान आयरन की कमी को रोकने के लिए किया जाता है। किसका, तो फेरिस सल्फेट FeSO4 को जो होता है उपयोग कहाँ में किया जाता है, तो इसका उपयोग जो है एनीमिया के उपचार और गर्भाशय के दौरान जो है आयरन की कमी में किया जाता है, उर्वरक के रूप में किया जाता है, पौधे को उपचार में किया जाता है, धातु कपड़ा तथा धातु क्रम उद्योग में इसका उपयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। तो देखिए, मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हाइड्रा हो जाता है। हाइड्रा जो है मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। मेढक इसमें हटा दीजिए, तिलचट्टा को भी हटाइए, केचुआ को भी हटाइए। केचुआ जो होता है आपका द्विलिंगी होता है, द्विलिंगी जीव होता है, इसमें मेल और फीमेल दोनों होता है। तिलचट्टा को भी हटाइए। मेढक जो होता है आपका कौन सा, मेढक जो होता है आपका लैंगिक प्रजनन मेढक में होता है। आगे देखते हैं कि जीवाणु में जो होता है हाइड्रा जो होता है निडारिया एस्सेलेंट्रेंटा संघ के अंतर्गत जो होता है आपका हाइड्रा आता है, जो कि मीठे पानी में रहता है। जीवाणु में जो होता है आपका बाइनरी विखंडन होता है। जो बैक्टीरियल जो होता है उसमें कौन सा होता है, तो उसमें जो होता है बाइनरी विखंडन होता है। अब प्लेनेरिया में जो होता है पुनर्जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। प्लाज्मोडियम जो होता है बहुविखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। और स्तनधारियों में जो होता है आपका लैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया है कि जाइलम उत्तक के कौन सा तत्व जो है परस्पर जल संवाहक चैनल बनाते हैं। तो जाइलम उत्तक, सबसे पहले हम जानेंगे कि जाइलम उत्तक के कौन सा तत्व जो है परस्पर जल संवाहक चैनल बनाते हैं। तो देखिए, इसमें केवल वाहिका हो जाएगा, गलत काट दीजिए। जाइलम तो ऑलरेडी जाइलम रेशा है, इसको भी काटिए, इसको भी काटिए, जाइलम रेशा को हटा दीजिए। अब आगे आपका वाहिका और वाहिनिका, इसका आंसर जो हो जाएगा। आप देखिए, जाइलम उत्तक जो होता है, जाइलम का काम क्या होता है कि पेड़ पौधे में जल परिवहन का कार्य करता है जाइलम के द्वारा। और एक होता है आपका फ्लोएम होता है। फ्लोएम के द्वारा क्या परिवहन होता है, तो फ्लोएम के द्वारा फूड का परिवहन होता है। और जाइलम के द्वारा जो होता है जल का परिवहन होता है। तो जाइलम के द्वारा क्या क्या परिवहन होता है, तो जल प्लस खनिज लवण का भी जाइलम के द्वारा परिवहन होता है। और जो होता है एक दिशा में होता है, इसका एक ही डायरेक्शन में होता है। बट फूड जो होता है आपका, जैसे कि फ्लोएम के द्वारा अगर फूड बना करके पेड़ पौधे के ईच एंड एवरी पार्ट को देता है, तो मतलब कि दोनों डायरेक्शन में होता है, तो यूनी डायरेक्शनल होता है किसका, तो फ्लोएम का होता है। बट जाइलम का जो होता है आपका सिंगल डायरेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वाहिका और वाहिनिका हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलना चाह रहा है कि दिए गए एक माध्यम में किसी प्रणोद मतलब थ्रस्ट दिया गया है, जो कि हमारा चैनल का नाम है थ्रस्ट, और दाब जो है आपका पी दिया गया है और क्षेत्रफल जो है आपका ए दिया गया है। तो इसके बीच में रिलेशन बताने के लिए बोला गया है। तो P बराबर क्या होता है, P बराबर जो होता है आपका थ्रस्ट बटे एरिया होता है यहाँ पे। तो देखिए, P बराबर थ्रस्ट बटे एरिया होती है।
या P बराबर F बाई ए भी होता है। तो देखिए इससे पे रिलेशन अगर बताना है तो T बराबर क्या हो जाएगा, T बराबर आपका P हो जाएगा। तो देखिए T बराबर P ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलना चाह रहा है कि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है। तो सबसे पहले जो है अवतल और दर्पण को हम ड्राइंग करेंगे। तो देखिए अवतल दर्पण ही हो जाएगा, अवतल दर्पण ही हो गया। इसका कालीन जो होता है आपका बाहर की ओर होता है और दर्पण जो होता है अंदर की ओर होता है। ये मानते हैं हम एक्सिस ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका एफ हो जाएगा, इसके दोगुना दूरी पे क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी हो जाएगा। तो देखिए अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है, तो दर्पण के कोर पे। तो देखिए दर्पण के कोर पे नहीं है, दर्पण के सामने, दर्पण के केंद्र पे भी नहीं हो जाएगा, दर्पण के कोर पे नहीं होगा, दर्पण के पीछे नहीं हो जाएगा। देखिए पीछे होगा नहीं होगा तो कहाँ पे हो जाएगा, तो दर्पण के सामने हो जाएगा। इस पे आंसर हो जाएगा। ये तो मान गए हम कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है, तो दर्पण के सामने स्थित होता है। आगे इसमें देखते हैं हम कि जैसे इस देखते हैं कि अगर मानते हैं कि इधर जो होता है कौन सा साइड है, तो इधर हो जाएगा आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा, ये जो होता है आपका राइट साइड होता है। तो देखिए अगर मानते हैं कि अवतल दर्पण में वस्तु एफ जो होता है आपका क्या होता है, तो एफ जो होता है आपका नेगेटिव होता है और यू भी जो होता है आपका नेगेटिव होता है। बट भी जो होता है आपका प्रतिबिंब के ऊपर डायरेक्शन करता है, प्रतिबिंब के ऊपर क्या करता है, अगर मानते हैं कि भी नेगेटिव, अगर मानते हैं कि भी जो होता है वास्तविक होता है, भी वास्तविक होने के कंडीशन में जो होता है आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर भी वही अगर काल्पनिक होता है तो भी का मान क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। आगे देखते हैं, भी जो होता है आपका वस्तु की दूरी होता है, यू जो होता है आपका भी जो होता है आपका प्रतिबिंब की दूरी होता है, यू जो होता है आपका वस्तु की दूरी होता है, एफ जो होता है आपका क्या होता है, एफ जो हो जाएगा फोकस हो जाएगा, और एफ जो हो जाएगा आपका इसमें क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथन के लिए नियम संचय दिया गया है, कथन को दिया गया है। कथन को देखते हैं कि क्या बोला गया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का न तो सृजन होता है न ही जो होता है विनाश होता है। तो न तो द्रव्यमान का सृजन होता है न ही विनाश होता है। तो ये किसके द्वारा दिया गया था, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के द्वारा दिया गया है। न तो द्रव्यमान का सृजन होता है न ही विनाश होता है। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है आपका लेवोसियर ने दिया था। किसने दिया था, तो लेवोसियर के द्वारा जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया गया था। द्रव्यमान का न तो सृजन होता है न ही जो होता है आपका विनाश होता है। सभी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान जो होता है आपका संरक्षण होता है। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम जो है नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा पालन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि प्रतिवर्ती चाप तंत्रिका तंत्र के किस भाग में मौजूद होता है। तो देखिए प्रतिवर्ती चाप बोला गया है, तंत्रिका तंत्र के किस भाग में मौजूद होता है। तो प्रतिवर्ती चाप जो होता है तंत्रिका तंत्र के आपका मेरुरज्जु में जो होता है आपका विद्यमान रहता है। कहाँ, मेरुरज्जु में विद्यमान होता है। मेरुरज्जु को हम क्या बोलते हैं, तो स्पाइनल कोड भी बोला जाता है। ये जो होता है रीढ़ की हड्डी के केंद्र से मस्तिष्क स्तंभ के ठीक निचले हिस्से में पाया जाता है। मेरुरज्जु जो होता है मस्तिष्क और शरीर के अन्य हिस्सों के बीच संदेश पहुंचाने व समन्वय गतिविधियां को नियंत्रित करता है। यह जो होता है सजगता का केंद्र होता है। तो देखिए मेरुरज्जु का काम क्या होता है, मस्तिष्क और शरीर के बीच जो होता है आपका परिवहन का काम करता है। ट्रांसफर मतलब कि सूचना को पहुंचाने के लिए काम किया जाता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को जोड़ने वाले भाग को क्या बोलते हैं, तो मस्तिष्क। मानते हैं कि ये मस्तिष्क हो जाएगा और ये जो हो जाएगा आपका मेरुरज्जु हो जाएगा। और इसको जोड़ने वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, तो इसको जोड़ने वाले भाग को हम मेडुला ओब्लांगाटा बोलते हैं। मेडुला ओब्लांगाटा हृदय स्पंदन जो होता है, रुधिर नलिकाएं होता है, श्वासोच्छ्वासन होता है, लार स्राव होता है, बहुत सारे प्रत्यावर्ती क्रिया को नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो मेडुला ओब्लांगाटा के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 कि एक गतिमान पिंड जो है प्रत्येक सेकंड, ईच एंड एवरी सेकंड में जो है एक सीधे पथ पर 10 मीटर की दूरी तय करता है। तो पिंड गति किस प्रकार करेगा। तो देखिए पिंड की गति क्या हो जाएगा, तो मानते हैं हम यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम विस्थापन लेंगे और यहाँ पे हम क्या लेंगे, तो यहाँ पे
टाइम लेंगे। अब क्या बोला है कि ईच एंड एवरी सेकेंड, मानते हैं कि 1 सेकेंड यहाँ गया तो 10 मीटर गया, फिर उसके बाद जाएगा तो फिर इस तरह से आते आते जो है आपका जो है यहाँ पे एक जो है आपका स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन क्या बन जाएगा, तो एक होता है फार्मूला इसका, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, या आप डिस्प्लेसमेंट बराबर, डिस्प्लेसमेंट को एस से सूचित किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट बराबर डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी, वेलोसिटी इनटू टाइम भी आप ले सकते हैं। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, एक गतिमान गति हो जाएगा। अगर मानते हैं कि यहाँ पे क्या बोला गया है, इसमें विस्थापन में परिवर्तन की दर नियत रहती है, तो विस्थापन समय ग्राफ की ढाल वेग देता है, वेग समय ग्राफ की ढाल जो होता है आपका त्वरण जो होता है। अगर मानते हैं वेग हो जाएगा, यहाँ पे अगर वेलोसिटी हो जाएगा और यहाँ पे टाइम हो जाएगा, तो इसका ढाल जो होता है आपका क्या देता है, तो इसका ढाल जो होता है आपका त्वरण देता है। अब वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन देता है आपका, और वेग और समय ग्राफ का जो होता है क्षेत्रफल जो होता है आपका क्या देगा, तो विस्थापन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए लोहे में निम्नलिखित में से किस धातु को मिलाया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील हमको प्राप्त करना है, तो लोहे में हम किस धातु को मिलाएंगे, तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन को काटिए, तो देखिए निकेल को मिलाएंगे बिल्कुल से, बट हम जिंक को नहीं मिलाएंगे, काट दीजिए। निकेल को मिलाएंगे बट हम कॉपर को नहीं मिलाएंगे, काट दीजिए। और स्टेनलेस स्टील मजबूत होता है, टीन मजबूत नहीं होता है, तो इसको भी काट दीजिए। तो आंसर जो हो जाएगा आपका निकेल और क्रोमियम हो जाएगा। तो देखिए स्टेनलेस स्टील में जो होता है लोहा प्लस कार्बन 0.5 से लेकर के 1.5% तक मिलाया जाता है। आपका क्रोमियम जो होता है 10.5% होता है। निकेल जो होता है आपका कुछ मात्रा में उपस्थित होता है। स्टेनलेस स्टील जंग रहित होते हैं जिसके निम्न उपयोग करते हैं। तो स्टेनलेस स्टील का कहाँ उपयोग किया जाता है, तो देखिए स्टेनलेस स्टील का उपयोग जो होता है पुल में किया जाता है, खिलौने में किया जाता है, मूर्तियाँ बनाने में की जाती है, प्लेट बनाने में आपका किया जाता है, मोटर वाहनों में भी उपयोग किया जाता है, डॉक्टर का जो उपकरण बनाने में, शल्य क्रिया करने में जो होता है उपकरण बनाने में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलना चाह रहा है कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में मध्यमा अंगुली किस भौतिक राशि को दर्शाता है। तो सबसे पहले हम इनकेस डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि आपका फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम है, तो फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में क्या बोलता है, तो एक हो जाता है आपका थंब हो जाएगा, ये जो हो जाएगा थंब फिंगर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंडेक्स फिंगर हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका मिडिल फिंगर हो जाएगा। तो देखते हैं हम क्या बोला गया, मध्यमा अंगुली, मध्यमा मतलब कि मिडिल फिंगर की बात करता है। तो फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में मध्यमा अंगुली जो होता है किस राशि को दर्शाता है, तो देखिए थंब जो होता है आपका किसको दर्शाता है, तो थ्रस्ट ऑफ मोशन को दर्शाता है, मतलब कि फोर्स को दर्शाता है। और यहाँ पे एफ हो गया, ये जो होता है आपका विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है। और यहाँ पे जो आपका ये हो जाएगा, ये जो होता है आपका मध्यमा उंगली जो होता है आपका करंट को दर्शाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम जो होते हैं मध्यमा उंगली जो किसको दर्शाता है, तो मध्यमा उंगली जो होता है आपका विद्युत धारा को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। और फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम का उपयोग जो होता है आपका विद्युत मोटर में की जाती है। और फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम का उपयोग जो होता है आपका कहाँ की जाती है, तो विद्युत जनित्र में, जनरेटर में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस पौधे में सबलित पत्तियां पाई जाती है। सबलित पत्तियां कहने का मतलब क्या होता है, तो देखिए सबलित पत्तियां वैसे पत्तियां होती है जो ग्रीन के अलावा, हरा के अलावा उसका कोई और कलर भी होता है। जैसे कि आप देखते होंगे सजावटी पौधे को देखते होंगे कि हरा के अलावा जो होता है किसी और विभिन्न कलर प्रकार के भी होते हैं। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि सबलित पत्तियां पाई जाती है। तो किस पौधे में जो है सबलित पत्तियां पाई जाती है, तो देखिए केला के पौधा सिर्फ हरा होता है, नीम का पौधा भी हरा होता है, गुलाब के पौधा भी हरा होता है। बट यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया, क्रोटीन हो गया। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है कि सबलित पत्तियां एक से अधिक कलर वाली होती है। और सबलित पत्तियां जो पत्तियों में हरे के अलावा अन्य विभिन्न रंग भी जो होता है किसके कारण होता है, तो क्रोमोफिल के कारण। किसके कारण, तो क्रोमोफिल के कारण जो होता है। हरा जो होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। और किसी और कलर अगर उसमें एडेड हो रहा है तो क्रोमोफिल के कारण जो होता है उसमें कलर जो होता है डिफरेंट भी होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्रोटोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ठोस CO2 दाब को खाली स्थान दिया गया है तक कम करने पर खाली स्थान सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे। तो उस डायग्राम के माध्यम से आप पूरा अच्छे तरह से समझिएगा। तो यहाँ पे मानते हैं सॉलिड हो जाता है, ये मानते हैं लिक्विड हो जाता है, ये मानते हैं आपका गैस हो जाता है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस हो गया। अब यहाँ पर हम कलर को चेंज करते हैं। तो देखिए अगर इधर से इधर जाने के लिए
एक हो जाएगा आपका डायरेक्ट हो जाता है, सॉलिड सॉलिड से लिक्विड होता है, लिक्विड से ही गैस। आपको जनरली जो होता है आपका जनरली जो किसी पदार्थ को आप मेल्ट कीजिएगा तो सॉलिड से क्या हो जाता है, लिक्विड होता है, लिक्विड से होने के बाद ही जो होता है आपका गैस में कन्वर्ट होता है। ये तो आप मानते हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे एक जो होता है आपका क्या होता है, कलर को चेंज करते हैं। तो देखिए सॉलिड से डायरेक्ट अगर गैस में बनता है, तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। और गैस से डायरेक्ट जो होता है आपका सॉलिड बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसके व्युत्क्रम ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। ये तो यहाँ तक तो आप समझ लें कि सॉलिड से डायरेक्ट जो गैस बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, तो ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। और जो होता है गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, तो व्युत्क्रम ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। जनरली जो होता है सॉलिड जो होता है पहले लिक्विड बनता है, उसके बाद ही गैस बनता है। यहाँ तक तो समझ गए। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि ठोस CO2 दाब को खाली स्थान तक कम करने पर खाली स्थान सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। क्या बोला गया है, सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। तो एक वायुमंडलीय द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, तो देखिए सॉलिड लिक्विड गैस, तो देखिए द्रव अवस्था में परिवर्तित किए बिना सीधे सॉलिड से क्या होता है, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 18 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 19 क्या बोलना चाह रहा है कि स्पैचुला में नेफेथिलीन को जलाने से प्राप्त होती है। तो देखिए स्पैचुला क्या होता है, तो देखिए स्पैचुला में जो है नेफेथिलीन को जलाने पे जो है कि पीली ज्वाला देती है। नेफेथिलीन जो होता है आपका एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। नेफेथिलीन क्या होता है, तो नेफेथिलीन जो होता है आपका एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। और जब नेफेथिलीन को जलाइएगा तो आपका पीली ज्वाला देती है। नेफेथिलीन जो होता है, नेफेथिलीन ज्वलनशील यौगिक है जो तीव्र गति से आग पकड़ता है। और ये सभी जो होता है आपका डायरेक्ट नेफेथिलीन भी जो होता है आपका ऊर्ध्वपातन क्रिया के द्वारा ही होता है। इसी तरह से जो होता है आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। ये जो आपका सेट नंबर कितना हो गया, तो सेट नंबर आज का जो हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। और इसी तरह से जो आपका कंटिन्यू ईच एंड एवरी डे आपको इसका देखने को मिलेगा। अगर आप इसको कर करके जा रहे हैं, इस पोर्शन को देख करके जा रहे हैं, या आप इस पोर्शन को अच्छे तरीके से किए हुए, तो आपका आने वाला रेलवे के किसी भी एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, ये हमारा मानना है। तो आप जो है एक बार ज़रूर इसको देखिए, विजिट कीजिए, चैनल को विजिट कीजिए और इसको शेयर कीजिए। तब आपको पता लगेगा किस तरह से पढ़ाया जा रहा है। और इसी तरह से जो होता है आज का वीडियो समाप्त होता है। और आपको बता दें हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन किया गया है, जाकर के टेलीग्राम चैनल से डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।